सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कार्बनिक रसायन का एक बेसिक टॉपिक है त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक वीडियो की सीरीज अपन स्टार्ट कर रहे थे जिसके अंतर्गत त्रिविम समावयवता या त्रिविम रसायन से संबंधित है। वो एक वीडियो के अंतर्गत आपको बताने का प्रयास किया था समावयवता क्या होती है, समावयवताएं कितने प्रकार की होती है। थोड़ा सा एक बार है वो आपको मैं रिव्यू ले रहा हूँ। समावयवता दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो तो वो समावयवता कहलाती है। वीडियो की एक सीरीज में आपको बताया था समावयवताएं दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता इस चैप्टर का अपन का भाग नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बताया था उसमें कि जिसके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न हो तो उसके कारण से उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं तो वो संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। संरचनात्मक समावयवता आपके 5 प्रकार की होती है, वो भी बताया था। स्थिति समावयवता, मध्यावयवता, चलावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता और स्थिति समावयवता। यानी स्थिति समावयवता, श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता और चलावयवता, वो उस वीडियो सीरीज में आपको बताया था। अपन के जो बीएससी फर्स्ट ईयर में एक जो टॉपिक है वो त्रिविम रसायन या त्रिविम समावयवता, वो किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, वो अपन के सिलेबस में है। तो त्रिविम समावयवता मैंने आपको ये बताया था ऐसे यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो लेकिन आकाशीय विन्यास यानी स्पेशल अरेंजमेंट भिन्न भिन्न हो, उसके कारण से उसके भौतिक गुणधर्म या रासायनिक गुणधर्म या दोनों भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो तो ऐसे समावयव त्रिविम समावयव कहलाते हैं और इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। त्रिविम समावयवता आर 2 टाइप्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हिंदी में बात करें तो विन्यासी समावयवता और स्वरूपणीय समावयवता। विन्यासी समावयवता का मतलब होता है ऐसे त्रिविम समावयवी जिसमें एक समावयवी को दूसरे समावयवी में परिवर्तित करने के लिए आपको बंध को विदलित करना पड़ेगा। बिना बॉन्ड को ब्रेक किए आप एक समावयवी को दूसरे समावयवी में बदल नहीं सकते हैं। ऐसे समावयवी विन्यासी समावयवी कहलाते हैं। ऐसी परिगणना विन्यासी समावयवता कहलाती है। स्वरूपणीय समावयवता ऐसे समावयवी जिसमें एक समावयवी को दूसरे समावयवी में बिना बंध को विदलित किए ही, यानी आप रोटेशन के द्वारा मुक्त अक्ष पर घूर्णन के द्वारा भी एक समावयवी को दूसरे समावयवी में आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसी समावयवता तो स्वरूपणीय समावयवता कहलाती है। ऐसे समावयवी स्वरूपणीय समावयवी कहलाते हैं जो अपन आगे चर्चा करेंगे। विन्यासी समावयवताएं 2 प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय समावयवता और दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता का दूसरा नाम सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म या समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। आज का इस वीडियो लेक्चर अपन के रहेगा ज्यामितीय समावयवता पर। ज्यामितीय समावयवता कौन से यौगिक प्रदर्शित करेंगे, उसकी क्या कंडीशन है, कौन कौन से यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं, फिर उसके बाद में ज्यामितीय समावयवता का नामकरण कैसे किया जाता है, कौन सी पद्धतियाँ हैं, ऐसे आगे से आगे अपन का वीडियो है वो चलता रहेगा। तो आज का टॉपिक क्या है, ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समावयवता ज्यामितीय समावयवता कौन से यौगिक है वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे, उसकी क्या कंडीशन होगी। ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने वाले कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहली शर्त होगी घूर्णन है वो प्रतिबंधित होना चाहिए। घूर्णन प्रतिबंधित यानी रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अब घूर्णन प्रतिबंधित घूर्णन क्या होता है वो मैं आपको इस उदाहरण की सहायता से समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास में 2 कार्डबोर्ड है या 2 गत्ते हैं जिस पर आपके एक साइड में मान लीजिए कलर किए हुए हैं या उसके बीच में आपने एक कील डाल ली। क्या डाल दिया आपने, जैसे मान लीजिए एक ये कार्डबोर्ड है, मान लीजिए एक और ये कार्डबोर्ड है, उनके बीच में आपने क्या डाल दी, आपने एक कील डाल दी। या जैसे 2 गत्ते हैं उनके बीच में आपने क्या कर दिया, एक कील डाल दी। तो उसमें एक कील आप डालोगे तो आप इस गत्ते को भी, ऊपर वाला कार्डबोर्ड को भी आप किसी भी दिशा में रोटेशन करवा सकते हो, घुमा सकते हो। नीचे वाले को भी आप किसी भी दिशा में घुमा सकते हो।
यानी उसमें घूर्णन है वो प्रतिबंधित नहीं है, यानी ये मुक्त अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। और यदि मान लीजिए मैं इसी में 2 किलें डाल दूँ, ये कार्डबोर्ड है, इसके अंतर्गत कितनी किलें डाल दी, 2 किलें डाल दी, तब आपके दोनों को जो घूर्णन होगा वो फ्री हैंड नहीं होगा, उसमें घूर्णन जहाँ रोटेशन होगा वो प्रतिबंधित हो जाएगा, वो यानी कि उसमें किसी भी दिशा में आप घूर्णन नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसा जो घूर्णन होगा वो आप क्या कहलाता है, प्रतिबंधित घूर्णन कहलाता है। जनरली अपन बात करें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो कहलाती है अचक्रीय यौगिकों में बात कर रहा हूँ, चक्रीय यौगिकों में वो बात अलग है। अचक्रीय यौगिकों में कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो उस पर मुक्त अक्ष पर घूर्णन हो सकता है, यानी घूर्णन प्रतिबंधित नहीं होता है, तो ऐसे यौगिक ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। जबकि चक्रीय यौगिकों में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन चाहे कितने भी हो ऐसे उसमें, लेकिन उसमें पूरा घूर्णन है वो एक साथ में आपको रोटेशन होगा, उसमें आपके मुक्त अक्ष पर घूर्णन नहीं होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो सारे ही में घूर्णन है वो मुक्त अक्ष पर घूर्णन होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन चक्रीय यौगिक जैसे है उसमें घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहली शर्त होगी उसमें घूर्णन है वो प्रतिबंधित होना चाहिए, यानी ये एल्केन प्रदर्शित नहीं करेगी। घूर्णन प्रतिबंधित किस में हो सकता है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं एल्कीन, इनमें घूर्णन प्रतिबंधित होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है लेकिन इसमें भी घूर्णन प्रतिबंधित है, साइक्लो एल्केन जो जिसे अपन बोलते हैं, ये एल्केन इसमें घूर्णन प्रतिबंधित नहीं है। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया जिसको अपन क्या बोलते हैं एल्काइन कहते हैं, इसमें भी घूर्णन प्रतिबंधित है। तो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने की पहली शर्त होगी घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए। अब हर जगह घूर्णन प्रतिबंधित हो वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करे कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एल्काइन है इसमें घूर्णन तो प्रतिबंधित है लेकिन ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो वो दूसरी जो शर्त होगी उसको फुलफिल नहीं करते हैं। ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने की सेकंड कंडीशन क्या है, ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने की दूसरी शर्त ये है कि उसके अंतर्गत कार्बन है तो कार्बन की 2 संयोजकताएं मुक्त होनी चाहिए, कार्बन की 2 संयोजकता मुक्त होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। जबकि एल्काइन होगी तो कार्बन की एक ही संयोजकता फ्री होती है, 2 नहीं होती, तो इसलिए वो एल्काइन है वो दूसरी शर्त की पालना नहीं करते हैं, इसलिए वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब तीसरी बात, जैसे ये आपके एल्काइन है, यहाँ आपके समान ही समूह जुड़े हुए हैं, यहाँ भी समान समूह जुड़े हुए हैं, यहाँ भी है वो आपके, यहाँ अलग है लेकिन यहाँ समान समूह जुड़े हुए हैं। दोनों मुक्त संयोजकताओं पर अलग अलग समूह जुड़े हुए होने चाहिए। एक ही कार्बन की जो 2 संयोजकताएं मुक्त होती है उन दोनों संयोजकताओं पर 2 अलग अलग समूह जुड़े हुए होने चाहिए। सेम समूह जुड़ गए तो ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करेगा, और यदि दोनों समूह आपके अलग अलग जुड़े हुए हों तो वही ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगा। तो आप लोगों के ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने की या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करने की शर्तें या कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ज्यामितीय समवायता इसका दूसरा नाम होता है समपक्ष विपक्ष समवायता या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करने की पहली शर्त है उस यौगिक में, उस कार्बनिक यौगिक में घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए। प्रतिबंधित घूर्णन क्या है वो आपको उदाहरण की सहायता से मैंने समझाने का प्रयास किया। ऐसे यौगिक जिसमें घूर्णन प्रतिबंधित हो वही ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करें वो कोई ज़रूरी नहीं है। सेकंड शर्त उसमें ये होनी चाहिए उसकी 2 संयोजकताएं मुक्त होनी चाहिए। 2 संयोजकताएं मुक्त होगी वो भी ज्यामितीय, घूर्णन प्रतिबंधित है 2 संयोजकताएं मुक्त है फिर भी वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करे कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरी शर्त की भी उसमें पालना होनी चाहिए, 2 मुक्त संयोजकताओं पर कार्बन की अलग अलग आपके समूह जुड़े हुए होने चाहिए। तो ये 3 शर्तें जिस यौगिकों के अंतर्गत होगी वो यौगिक ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेंगे। अब कौन कौन से यौगिक ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले एल्कीन, एल्कीन है वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करती है। सेकंड ऑक्जिम, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड वाला तो ये एक ही यौगिक है,
और कार्बन के अलावा जैसे कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोजन में एक तो आपके लोन पेयर रहता है और एक आपके समूह को जुड़ा हुआ होगा, तो अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे यौगिक आप क्या कहलाते हैं, ऑक्जिम। तो एक तो एल्कीन है, वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करती है, सेकंड आपके ऑक्जिम प्रदर्शित करते हैं। ऑक्जिम कैसे बनाए जाते हैं वो भी आप लोगों को पता होगा कि जब कोई कार्बोनिल यौगिक होता है, कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O समूह होगा, उसकी अभिक्रिया आप हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाते हो। किससे क्रिया करवाते हो, हाइड्रोक्सिल एमीन, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। तो उसमें योगात्मक अभिक्रिया होती है, नाभिक क्षणिक योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, उसमें से जल कणु बाहर निकलता है और C डबल बॉन्ड N के बीच में बॉन्ड बनता है। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, ऑक्जिम कहलाते हैं। ऑक्जिम ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एक डाई एजो कंपाउंड जिसे बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ऐसे यौगिक आप क्या कहलाते हैं, एजो कंपाउंड कहलाते हैं। तो क्योंकि इसमें अलग अलग अपने आप ही हो जाएंगे, एक पर तो लोन पेयर होगा और दूसरे पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा और एक संयोजकता आपकी फ्री रहेगी। तो एजो यौगिक है वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। और फोर्थ जो है वो है साइक्लोएल्केन, चक्रीय जो एल्केन होती है वो भी है, वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करती है। चाहे आप कम से कम आपको 3 कार्बन वाला होगा, 3 कार्बन वाले जो साइक्लोएल्केन होगी उसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन वाली होगी तो उसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन वाली होगी साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन वाली होगी साइक्लोहेक्सेन। ऐसे यौगिक भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब ज्यामितीय समावयवता आज की इस वीडियो सीरीज में आपको समझाने का प्रयास किया था कौन से यौगिक है वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो ये चारों यौगिक है, इनके अपन आगे वीडियो की सीरीज में इनके बहुत से उदाहरण लेंगे और उसके नामकरण की जो पद्धति है, समपक्ष विपक्ष, उसके आधार पर कैसे नामकरण किए जाते हैं वो भी आपको समझाएंगे। और कुछ ऐसे यौगिक उदाहरण लेंगे जिसमें समपक्ष और विपक्ष के आधार पर ऐसे यौगिकों का नामकरण यानी सिस ट्रांस के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे यौगिकों के नामकरण करने के लिए ज्यामितीय समावयवता के लिए एक नई पद्धति आई थी, उसको बोलते हैं EZ पद्धति। वो EZ पद्धति में नामकरण करने के लिए एक CIN रूल होता है, कान ने इनग्लोड और प्रिग्लो का, वो भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है कम्पिटिटिव एग्जामों के हिसाब से या आपके 12th के हिसाब से सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप निरंतर वो देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।